नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत के पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज थे। बिशन सिंह बेदी ने वर्ष 1966 से 1979 तक टेस्ट क्रिकेट खेला। बिशन सिंह बेदी ने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी। अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में बेदी ने 67 मैचों में 266 विकेट चटकाए थे। बिशन सिंह बेदी का जन्म 25 सितंबर 1946 को अमृतसर में हुआ था। उनके निधन के बाद हर क्षेत्र की बड़ी शख्सियतें दुख व्यक्त कर रही हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने उनके निधन पर शोक जताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिशन सिंह बेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। गौतम गंभीर, इरफान पठान से लेकर बाकी लोगों ने भी दुख व्यक्त किया है। इसके अलावा इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी कहा है कि वो एक शानदार क्रिकेटर और उससे भी ज्यादा एक शानदार इंसान थे। पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने लिखा है, जाने माने क्रिकेटर श्री बिशन सिंह बेदी जी के निधन से बहुत दुखी हूँ। उनका खेल के प्रति जुनून अटूट था और उनकी शानदार गेंदबाजी ने भारत को कई यादगार जीत दिलाई। वो क्रिकेट के लिए भविष्य के खिलाड़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उनके परिवार और उनके प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ताबड़तोड़ देवास्वम बोर्ड यानी टीडीपी केरल की जाने मानी हिंदू संस्था है। ये संस्था सबरीमला मंदिर सहित केरल के करीब 1200 मंदिरों का प्रबंधन करती है। टीडीपी ने मंदिरों में आरएसएस के प्रशिक्षण अभ्यास जैसी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बता दें, अभी तक किसी भी हिंदू संस्था ने सार्वजनिक रूप से कभी भी आरएसएस को इस तरह चेतावनी नहीं दी थी। हालांकि इस संबंध में बोर्ड ने पहले भी सभी मंदिरों को सर्कुलर जारी किए थे, लेकिन उनका उल्लंघन पाया गया और यहाँ तक कि सशस्त्र प्रशिक्षण अभ्यास भी आयोजित किए गए। सर्कुलर में कहा गया है, इसलिए बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। ताबड़तोड़ देवास्वम बोर्ड के आयुक्त ने पिछले शुक्रवार को जारी एक ताजा सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया है कि मंदिर अधिकारियों की अनुमति के बिना मंदिरों के परिसरों में आरएसएस या अन्य धार्मिक चरमपंथी संगठनों के कामकाज पर सख्ती से प्रतिबंध है। मंदिरों के परिसरों में किसी भी संगठन या राजनीतिक संगठनों के झंडे या पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं होगी। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि मंदिर में आने वाले भक्तों की शिकायतें हैं कि मंदिर परिसर में आरएसएस और इसी तरह के संगठनों की गतिविधियां पवित्रता और भक्तिपूर्ण माहौल को प्रभावित कर रही हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया टीवी सीएनएक्स ने एक ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। सर्वे के मुताबिक सबसे अधिक सत्ताधारी दल बीआरएस को सीटें मिल रही हैं, वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। कुल 119 सीटों में से बीआरएस को 70 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, जिसको 34 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। वहीं भाजपा और एआईएमआईएम को 7 सीटें मिल रही हैं। वोट फीसद की बात करें तो बीआरएस को 43% मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस को 37% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीजेपी को 11% वोट मिलते हुए दिखाए गए हैं। झारखंड की पांकी विधानसभा से भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि दाढ़ी वाले, टोपी वाले मंदिर के आसपास दिखाई पड़े तो जैसे विधानसभा में हमने कहा था कि गाय खाने वाला, गोश्त खाने वाला व्यक्ति मंदिर के नज़दीक दिखाई पड़ेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा, उसको दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। वही स्थिति यहाँ भी होगी। वो धार्मिक स्थल पर दिखाई पड़ गए तो रिजल्ट कुछ भी हो, हम उसकी परवाह नहीं करते। इस वीडियो के संबंध में पलामू जिला की एसपी रेशमा रमेशन ने बीबीसी से कहा, वीडियो हमने आज ही देखा है, जो ट्विटर के माध्यम से मिला है, जिस पर हम जांच कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के संबंध में हमारे पास अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने एक बार फिर किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही पहले की तरह इस बार भी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। राज्य में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने यह घोषणा शक्ति जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के दौरान एक सभा में की है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के द्वारा किसानों की कर्ज माफी पर बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा है कि पूर्ण कर्ज माफी के धोखे से 2018 में सरकार बनाई और 5 साल तक लाखों किसानों का कर्ज बरकरार रखा। अब आप सोचिए, इस किसान विरोधी सरकार ने फिर ऐसा क्या किया कि किसान फिर से कर्जदार हो गए। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि 5 साल के विकास पर तो उन्हें कोई भरोसा नहीं रहा, अब बस घोषणाओं का सहारा बचा है, क्योंकि शायद दाऊ भूपेश बघेल ने सर्वे की रिपोर्ट पढ़ ली है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। विवाद की शुरुआत मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनने से हुई। बाद में विवाद यूपी की राजनीति तक पहुंच गया है। अब सपा नेताओं द्वारा अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया जाने लगा है। समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। ये पोस्टर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने लगाया है।
इस पोस्टर ने यूपी की राजनीति को गर्म कर दिया है। माना जा रहा है कि इस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी सपा द्वारा इस तरह के पोस्टर कांग्रेस और सपा के बीच और भी दूरियां ला सकते हैं। इस पोस्टर के साथ ही सपा कार्यालय के बाहर लगा एक होर्डिंग लोगों का ध्यान खींच रहा है। इसमें लिखा है कि बदला है यूपी, बदलेंगे देश। इस पोस्टर के जरिए सपा बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। बता दें, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो एक बार फिर से कांग्रेस की शान बढ़ जाएगी और फिर सीट शेयरिंग में भी दिक्कत आ सकती है। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठकें तो अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद से घमासान और बढ़ गया है। अब बीजेपी को चुनाव से ऐन पहले एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वो पार्टी से टिकट मांग रहे थे। इस्तीफा देने के बाद ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा संगठन को आड़े हाथों लिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिए बिना कहा कि इस इलाके के सर्वमान्य व जिनकी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता उन भाजपा के नेता ने अनुशासन वाली भाजपा को बिना डिसिप्लिन वाली भाजपा बना दिया है। रुस्तम सिंह ने आगे कहा, जब मुरैना में मैंने विकास कार्य किया और जनता सर्वे में मुझे चाह रही है, मेरे बेटे को चाह रही है, तो हमारा टिकट क्यों काटा गया, जबकि मुझसे उम्रदराज लोगों को पार्टी में टिकट दिया गया है। एक्ट्रेस और नेता गौतमी तडमल्ला ने सोमवार को बताया कि उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि पार्टी के कुछ नेता एक ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जिसने उन्हें धोखा दिया और ठगा है। गौतमी ने लिखा है कि आज मैं अपने जीवन में एक अकल्पनीय संकट बिंदु पर खड़ी हूं और पाती हूं कि न केवल मुझे पार्टी और नेताओं से कोई समर्थन मिला है, बल्कि ये भी मेरी जानकारी में आया है कि उनमें से कई लोग सक्रिय रूप से उस व्यक्ति की मदद और समर्थन कर रहे हैं जिसने मेरे विश्वास का धोखा दिया है और मेरे जीवन भर की बचत को धोखा दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा सोशल मीडिया पर की है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन फिर से राज्य की कानून व्यवस्था के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। एक तरफ युवा खुदकुशियां कर रहे हैं और दूसरी तरफ मराठा आंदोलन के नेताओं ने 25 अक्टूबर से फिर से आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी है। दरअसल मराठा आरक्षण आंदोलन के नेताओं ने खुद 25 अक्टूबर की डेडलाइन तय करते हुए राज्य सरकार को मराठा कोटा लागू करने को कहा था। उन्होंने कहा कि शिंदे सरकार वादा करती है लेकिन लागू नहीं करती है। इसने अब युवकों की आत्महत्याओं ने आग में घी डालने का काम किया है। बता दें, 24 साल के युवक शुभम पवार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मराठा आरक्षण के लिए अपना बलिदान दे रहा हूं। त्यौहार मनाने नांदेड़ लौटे शुभम पवार ने शनिवार को जहर खा लिया। उनका परिवार सदमे में है। मराठा आरक्षण की मांग से संबंधित ये चौथी आत्महत्या है। कांग्रेस ने अग्निवीर के मुद्दे को फिर से उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की ओर से पूर्व कर्नल रोहित चौधरी ने कहा है कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ बार बार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद युद्ध क्षेत्र के बेहतर सिपाही बन पाते हैं। रेगुलर आर्मी के सिपाही कई वर्षों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हर परिस्थिति के लिए एक बेहतर सिपाही बन पाते हैं, लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग वाले अग्निवीर से क्या हम ये उम्मीद रखें कि वो हर स्थिति के लिए वेल ट्रेंड सिपाही होगा? ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम का पहला बैच जून में आया था और उसके बाद पिछले 15 दिनों में 2 अग्निवीर शहीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा डर सार्थक होता दिखाई दे रहा है। हम हमेशा डरते थे कि ये अधपकी स्कीम है, पूरी तरह से ट्रेंड सोल्जर नहीं है। उन्होंने कहा एक अच्छा सिपाही बनने के लिए हमें 1.5 साल की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वहीं बीते दिनों से भारतीय सेना में अग्निवीर रहे अक्षय लक्ष्मण गावटे जी शहीद हो गए। उनको आज दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस ने पीएम मोदी से अग्निवीर स्कीम को लेकर 2 सवाल पूछे हैं कि क्या युवाओं, सैनिकों और देश के लिए घातक अग्निपथ स्कीम को लागू क्यों किया गया। दूसरा, मोदी जी आपने अपनी ही सेना में भेदभाव की स्थिति क्यों पैदा की। उन्होंने कहा यूनिटों में अग्निवीरों को 4 साल कहा जा रहा है। अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण सियाचिन में ड्यूटी पर शहीद हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर लक्ष्मण की तस्वीर साझा की और कहा कि सियाचिन में उनकी मृत्यु की खबर दुखद है। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। एक जवान देश के लिए शहीद हो गया, उसकी सेवा के लिए कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई अन्य सैन्य सुविधाएं नहीं और शहादत पर उसके परिवार को कोई पेंशन नहीं। राहुल ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा अग्निवीर भारत के नायकों का अपमान करने की एक योजना है। हालांकि भाजपा ने तमाम आरोपों से इनकार किया है, लेकिन इस मुद्दे पर सेना ने भी मोर्चा संभाला है और जवाब दिया है। कनाडा भारत संबंधों में आई खटास का फायदा उठाते हुए कनाडा में खालिस्तानी तत्व फिर से सक्रिय हो गए हैं।
खालिस्तानी समर्थक और घोषित आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस के समर्थकों ने सोमवार को वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कथित तौर पर भारत विरोधी नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं उनमें दिखाया गया है कि सिख फॉर जस्टिस के समर्थक और खालिस्तान समर्थक वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर झंडे लेकर इकट्ठा हुए और भारत के खिलाफ नारे लगाए। फलस्तीनी अधिकारियों ने कहा है कि गजा में कल सुबह से जारी इजरायली बमबारी में अब तक 403 लोगों की जान गई है। गजा में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक मरने वालों की संख्या 5087 तक पहुंच गई है। इनमें 2055 बच्चे, 1119 महिलाएं और 217 बुजुर्ग शामिल हैं। फलस्तीनी अधिकारियों ने कहा है कि 15,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजरायल के पूर्व मंत्री योसी बेइलिन ने अल जजीरा को बताया कि इजरायल को बदला नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसकी सेनाएं घिरे हुए गजा पट्टी पर संभावित जमीनी हमले की तैयारी कर रही। उन्होंने कहा कि बदला कभी भी किसी भी इजरायली हमले का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते होंगे, इजरायल में भावनाएं भयानक और दुखद हैं। मैं समझ सकता हूं कि लोग बदला लेना चाहते हैं, लेकिन सरकारों को बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी हमले का एक उद्देश्य है और यह गजा में हमास के नेतृत्व को बदलना है। गजा और अन्य अरब संरचनाओं में हमास का कोई नेतृत्व नहीं है, चाहे वो फिलिस्तीनी प्राधिकरण हो या अरब लीग, तो हमें हिंसा समाप्त कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अब युद्ध विराम का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन गजा में फिलिस्तीनियों के लिए पानी और भोजन, चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए कई घंटों के लिए मानवीय युद्ध विराम करना ठीक रहेगा। इजरायल अब तक गजा में जमीनी हमला क्यों नहीं कर पाया है? क्या इसके पीछे अमेरिका वजह है? कम से कम न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट से तो कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि व्हाइट हाउस चाहता है कि इजरायल गजा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने में थोड़ी देरी करे, यानी वो इजरायल से कह रहा है कि इंतज़ार करें। तो सवाल है कि ये इंतज़ार क्यों? इसके पीछे कई वजह हैं। एक, बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए वार्ता के लिए। दूसरी, गजा में सहायता पहुंचाने के लिए। और तीसरी, अमेरिका क्षेत्र में अपने ठिकानों को सुरक्षित करने के लिए तैयार होना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन ईरान आधारित समूहों द्वारा क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर किसी भी संभावित हमले के लिए तैयारी बढ़ाना चाहता है। इसके बारे में उनका मानना है कि युद्ध बढ़ने की आशंका है। हालांकि हमले में देरी को लेकर खतरे भी बताए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारी चिंतित हैं कि ज़मीनी आक्रमण में लगातार देरी का फायदा ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा उठाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने अब दावा किया है कि हमास के लड़ाकों के पास से रासायनिक बम के इस्तेमाल के इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने कहा है कि 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम देने वाले हमास के लड़ाकों के पास से ये निर्देश मिले थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली अधिकारियों ने खुलासा किया है कि दक्षिणी इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले में मारे गए हमास लड़ाकों के पास साइनाइड वाले रासायनिक बम लगाने के निर्देश थे। इजरायली खुफिया जानकारी के अनुसार निर्देशों में साइनाइड के फैलाने के उपकरण के लिए विस्तृत चित्र भी शामिल थे। ये किबुत्ज बेरी का नरसंहार करने वाले हमास के लड़ाकों के शरीर पर पाए गए यूएसबी में थे। वहीं इसाक हरजोग ने कहा है कि 7 अक्टूबर को इजरायली इलाकों में हमला करने वाले हमास के एक लड़ाके के पास रासायनिक हथियार बनाने से जुड़ा दस्तावेज मिला है। इसमें बताया गया है कि रासायनिक हथियार कैसे बनाया जाता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।